हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने का वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी एक तरीके से ना एक खजाने वाली थ्योरी है। खजाना यानी कि इसमें आप जितनी इन्फॉर्मेशन इस थ्योरी से मिलती है अभी तक उतनी इन्फॉर्मेशन हमें किसी और से नहीं मिली है। मतलब हर थ्योरी से, हर अप्रोचेस से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन इससे हमें मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर, जो कि हमने क्या है फ्रैक्शन में बॉन्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा, एक होल नंबर में वो बॉन्ड ऑर्डर पड़ा है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में भी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है, कैलकुलेट करना, हम उसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अभी तक हमने सिर्फ वीबीटी में डिस्कस किया था आपका कि जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो ओवरलैप करती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, ओवरलैप करने के बाद एक जो ओवल मिक्स हो जाती हैं और एक नया तैयार करती हैं। ठीक है, मतलब दो ऑर्बिटल कंबाइन करके एक नया ऑर्बिटल तैयार करती है। तो वहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटम्स के ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन होता है। बट एमओटी से हमें क्या पता चलता है, हमें एमओटी से मॉलिक्यूल के अंदर के ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जैसे कि अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आप क्या कर सकते हो, जो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स है, जैसे H2 हो गया, आपके N2 हो गया, उन सब की क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आराम से लिख सकते हो। जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल के केस में लिखते हो 1s 2s। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ने के बाद आप मॉलिक्यूल्स के भी लिख सकते हो, बट ओनली फॉर होमोन्यूक्लियर। ठीक है, सिर्फ हम होमोन्यूक्लियर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हेट्रो के बारे में हम लेटर ऑन कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक होगा होमोन्यूक्लियर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर डिस्कशन होगा। ओके, सो देखते हैं एक बार अप्रोचेस देखते हैं कि वीबीटी से और एमओटी में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्यों ऐसा सोचा गया। मैंने बोला ना, अगर आपको ये पता चले कि थोड़ा सा आपके माइंड में अगर ये रहे, अगर आपको सीधा टॉपिक्स का पढ़ रहे हो, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो टॉपिक पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि हम लोग उतना स्ट्राइक कर दिया और दिमाग में स्ट्राइक नहीं होता कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। तो थोड़ा सा अगर हमारे दिमाग में ये पता चले कि हाँ इस थ्योरी में ये था और ये थ्योरी ये चीज़ नहीं बता पाई, तो दैट्स वाई हम इस अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर हम वीबीटी की बात करें तो आपको पता है वीबीटी बेसिकली क्या करते हैं, एक सिंपल से मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन को ले लेते हैं H2। आपको पता है एक हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1s1 होती है, इसकी भी 1s1। तो एटॉमिक वीबीटी की बात कर रहे हैं, वीबीटी के अप्रोचेस से बात कर रहे हैं। वीबीटी क्या बोलता है कि जो ये इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करते हैं हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। याद होगा आपको, वीबीटी हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बात करता है। ये मिक्स करके क्या करते हैं, एक नया ऑर्बिटल जनरेट करते हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, एक नया ऑर्बिटल, आपके पास H2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन एमओटी में हम ये पढ़ेंगे कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं आपके, यहाँ पे अगर देखो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं आपके, और ये ओवरलैप करने के बाद एक नया नहीं बल्कि दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल को जनरेट करेंगे। ठीक है, आपके पास दो नए ऑर्बिटल क्या होंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ समझ में नहीं, देखो एक डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ एक एटॉमिक ऑर्बिटल को सिंगल रिप्रेजेंट किया, लेकिन मैं अगर यहाँ पे दो बोल रही हूँ तो दोनों को क्या हो सकता है, इक्वल एनर्जी भी दिखा सकते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ दिखाने का मतलब सिर्फ यही है बेटा कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है वो जो बनेंगे वो एनर्जी में भी क्या होंगे, डिफरेंट। यानी कि जो नए ऑर्बिटल्स हमारे पास बन रहे हैं वो क्या है, ऐसा नहीं कि वो सेम एनर्जी के बनेंगे, वो क्या बनेंगे, डिफरेंट एनर्जी के बनेंगे। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो लोअर एनर्जी में होगा उस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे और जो हायर में होगा उसको क्या नाम देंगे, फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक सिंबल दे देते हो, ठीक है, तो क्या होता है वो आपको आगे पढ़ने में भी इजी हो जाता है। आपको ऐसा नहीं कि बार बार आप लिख रहे हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इतना लिखने के बजाय अगर आप उसका एक सिंबल यूज़ करें तो अंडरस्टूड है कि ये चीज़ है।
ठीक है। तो उसको वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सेटअप करके रखना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम की, क्या डायग्राम होता है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में कि स्टेबिलिटी इन द सेंस कि क्या क्या हमें पता चलता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैप करने के बाद उनकी जो शेप होती है वो कैसे हो रही है। मतलब एक तरीके से जो एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक एनर्जी में कम होगा, एक ज़्यादा होगा, ऐसा क्यों। तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया उसका भी लेकर चलेंगे, ठीक है। देखते हैं। अगर हम डिस्कस करें, मेन पॉइंट्स लिख रही हूँ मैं यहाँ पे बेटा, ठीक है। कुछ मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम सिंपली बोलें तो अगर हम क्या करें कि अगर जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, आपको पता है सिंपल सी बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स से हमें एटम के बारे में पता चलता है, उस पर्टिकुलर एटम्स के बारे में पता चलता है, एटम के बारे में। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमें मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन मिलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात तो अंडरस्टूड है। अब होता क्या है, जनरली जो डिफरेंस है, आपको पता है कि एटॉमिक वीबीटी बोलता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, अगर वो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है बेटा, ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करने के बाद अगर हम वीबीटी की अप्रोच देखें यहाँ पे, तो ओवरलैप करने के बाद उनका जो फॉर्मेशन होता है वो बोलता है, ओवरलैप करने के बाद वो एक बॉन्ड बनाता है विच इज़ योर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक नया ऑर्बिटल तैयार होता है। ये क्या था, वीबीटी की अप्रोच। बट अकॉर्डिंग टू एमओटी ऐसा नहीं बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऐसी नहीं बोलती। मॉलिक्यूलर थ्योरी बोलती है हाँ ये बात सही है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, लेकिन वो एक नहीं बल्कि क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे कुछ बना दो तो जनरेट करेंगे, ठीक है। यानी ये दिखाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक की इधर है और आधी उधर होती है, ठीक है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती। तो ये जो न्यू एटॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ वो क्या है, आपका एक ही जनरेट हुआ। और यहाँ पे नहीं होता है, नया बनता नहीं है, यहाँ पे नए बनते हैं, यहाँ पे वो ही मिक्स करके उन्हीं से बनता है एक नया ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे एक नया ही चीज़ जनरेट होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना कि हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या करते हो बेसिकली, कि हाइब्रिडाइजेशन में आप देखते हो कि दो क्या है आपके पास, एक चॉकलेट है और लड्डू है, ठीक है। आपको नहीं खाना अलग अलग, तो आप क्या करते हो, चॉकलेट भी है आपके पास और एक हाथ में लड्डू, आप दोनों को मिक्स कर देते हो, ठीक है। फिर बोलते हैं हाँ अब मैं इसे खाऊंगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसको इंटरमिक्सिंग हुई ना उन दोनों चीज़ों की, तो बस उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है, दूसरा ऑर्बिटल है, आप उसको मिक्स करते हो तो कुछ नई चीज़ बनेगी, ठीक है, कुछ नई चीज बनेगी आपके पास। ऐसा नहीं कि कुछ आपने जो लेकर चले थे बस वही बनेगा। जैसे वीबीटी में आप जो एटॉमिक ऑर्बिटल लेकर चल रहे हो वही बनेगा आपका, लेकिन यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद भी करनी चाहिए। थोड़ा एक होता है ना कि आपने एक अगर आपको डायग्राम दे दिया, आपको आपके पास एक पॉइंट दे दिया, एक थ्योरी दे दी, तो आपको एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि इस अप्रोचेज में, इस थ्योरी में हम ये इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका बेसिकली एमओटी और वीबीटी का जो थोड़ा सा डिफरेंस था। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो ये चीज़ होगी कि अब जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिंपल सी बात है, जितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे कंबाइन होंगे, जितने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, यहाँ पे जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही क्या होंगे, बनेंगे। तो बेसिकली उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, कंबाइन, ठीक है। ओवरलैप, कंबाइन होंगे, ठीक है। यानी कि अगर सपोज दैट कि आप ये बोलते हो कि आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या है कि आपने दो कंबाइन करे, यानी दो मॉलिक्यूल के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तो ये जो देंगे ये भी कितने देंगे, दो ही देंगे, बस डिफरेंस ये होगा दोनों एनर्जी में अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ये मेन पॉइंट्स हैं आपके।
नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट वन है। आपको याद होगा कि सोरेंजर ने हम सोरेंजर इक्वेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आपको पता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कैसा नेचर होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेव नेचर होता है, ठीक है। और ये आप फिजिक्स में लाइट चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे आई थिंक, या फिर पढ़ने वाले होंगे, 12th में है तो 12th में ये टॉपिक, तो वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो होता क्या है, वो बोलते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे सपोज दैट आपने बोला MOT से ये ऑर्बिटल क्या है 1s हाइड्रोजन को लेके चल रहे हैं, और ये जो है ऑर्बिटल ये क्या है, दो नए ऑर्बिटल को क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमारी बात हुई। तो आपको पता है सोरेंजर ने क्या बताया था कि ये क्या होते हैं, वेव होते हैं, तो इन्हें रिप्रेजेंट होता है साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने इसे सपोज किया साई 1 साई 2, ठीक है। ये अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो जनरेट हुए हैं इनको हम देखेंगे। अब होता क्या है कि अगर हम अगर वेव को दो वेव्स होती हैं, वेव्स को आप क्या कर सकते हो, आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टर्म्स वहाँ पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टर्म्स क्या होती हैं बेसिकली कि जैसे सपोज दैट आपके पास दो वेव हैं, ठीक है। आपके पास एक वेव ऐसी है, आपने दोनों वेव को क्या किया, ऐड कर दिया, क्या किया, ऐड कर दिया। तो अगर आप देखो, आप इसको भी ऐड कर रहे हो, इसको भी ऐड कर रहे हो, तो जो नई चीज़ बनेगी वो क्या होगी, ज़्यादा ही बड़ा होगा, यानी कि कुछ ज़्यादा ऐसा ऑब्वियस सी बात है ना। देखो अगर आप इसको एटॉमिक ये इतना हाफ ऑर्बिट इसको वेव को ओवरलैप कर रहे हो, क्रस्ट एंड ट्रफ, इसको ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद क्या है, वो इंक्रीज ही तो होगा उसका एरिया, ठीक है। अगर आप इसे अब ऐड करने की जगह माइनस करते हो तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि आप क्या करो, जैसे सपोज दैट आपने ये किया और इसमें से आपने इस वेव को माइनस कर दिया, तो आपके पास जो बनेगा, अब इसमें से ऐसे माइनस किया, बेसिकली वो क्या होगा, कुछ नहीं, वहाँ पे कोई भी आपकी क्या है इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो कुछ नहीं होगा। तो ये क्या हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो ये बना वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली इसमें, अगर हम इसको एक और बार देखते हैं कि आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो अप्रोचेस होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि अगर हम बात करें उस चीज़ पर, तो देखते हैं एक बार। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है बेसिकली वो आपका, आपने देखा अभी, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के बाद आपको दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, जनरेट हुए आपके पास, और एक आपके पास ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसमें से जो आपका लोअर एनर्जी का होगा, लोअर एनर्जी यानी हाई स्टेबल, सही बात है, ये हम पढ़ चुके हैं, जितना एनर्जी में कम हो उतना स्टेबिलिटी में ज़्यादा, जितना ही एनर्जी में कम है, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा होगा आपका, ये स्टेबल होगा, और ये किससे बना होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव से क्या है, अनस्टेबलनेस आती है, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। जो नीचे वाला एनर्जी में जो दिखता है हमें ऑर्बिटल, उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो आपका ऊपर है ये वाला, इसे हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात लिखना या कहीं पे नोट डाउन कर लो कुछ भी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एनर्जी में कम होगा उसे हम बॉन्डिंग बोलते हैं, और जो एनर्जी में ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसके बारे में। अगर हम नेक्स्ट अप्रोच के बारे में बात करें कि आपकी नेक्स्ट अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उस चीज़ को भी देख लेते हैं। बेसिकली अगर आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक 5th पॉइंट है या 4th, जो भी है देख लेना। आप एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या करते हो, आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आप उसको जो लिखते हो उससे लिखते हो 1s 2s ऐसे लिखते हो, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंबल बदल जाएंगे, उसमें आप क्या यूज़ करोगे, सिग्मा यूज़ करोगे, आप वहाँ पे पाई वर्ड यूज़ करोगे, और डेल्टा। सिंस डेल्टा तो हायर क्लासेस का टॉपिक है, आपके सेशन में नहीं है इतना, तो आप इसको ना ही पढ़ो भी तो बेटर रहेगा, लेकिन
पाई और सिग्मा आपको डेफिनेटली मिलेगा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे हम 1s 2s इससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम सिग्मा और पाई चीज जो सिंबल्स हैं वो यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए, अभी हमने ये चीज़ पढ़ ली कि रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। और एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रखना कि जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसके लिए हम सिंबल जो यूज़ करते हैं वो हमारा सिंबल होता है सिग्मा और पाई, ठीक है। और जो हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज़ करेंगे उसके लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी सिग्मा और पाई होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को हम जो रिप्रेजेंटेशन देंगे वो देंगे सिग्मा पाई से, और एंटी बॉन्डिंग के सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, ठीक है। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, उसमें हम ये बात देख लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने ये चीज़ हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ी है कि जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए। सही बात है, ये चीज़ पढ़ी थी हमने, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी यही चीज अप्रोच को फॉलो करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है कि अगर कंबाइनिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि एक एटम का 1s है तो दूसरे एटम का भी 1s ही होगा। ऐसा नहीं कि एक एटम का आपने 1s ले लिया उसकी ओवरलैप करा रहे हो 2p से, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एनर्जी मतलब सेम होनी चाहिए। हाँ, अगर आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, जैसे सपोज है C और O है, इसमें भी आपने इसका 1s लिया है, इसका भी 1s लिया है, तो ओवरलैप होगा, लेकिन देखो एनर्जी में समहाउ डिफरेंस तो होगा ही, ठीक है। नियरली सेम होगा। नियरली सेम होने का मतलब क्या है कि सेम ही तो है, लेकिन ये कहीं से एग्जैक्ट सेम तो होंगे नहीं, क्योंकि अलग अलग एटम है, अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इस चीज में ये चीज याद रखना है कि जो एनर्जी है कंबाइनिंग एटम की एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, ओरिएंटेशन मतलब जो डायरेक्शन है ओवरलैप की वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन आपको पता है ओरिएंटेशन ओवरलैप का क्या मतलब होता है, ठीक है। ओरिएंटेशन होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज दैट आप क्या करते हो, ओवरलैप कराते हो 1s का। ऐसा नहीं कि आपने 1s को 2p से ओवरलैप करा दिया, 1s को 2p से ओवरलैप करा दिया, नहीं, डायरेक्शन ही सेम होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट आप लेते हो pz, तो एक एटम का अगर आप pz ले रहे हो तो दूसरे का ओवरलैप कराने के लिए भी आपको pz ही लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप pz की ओवरलैप करा रहे हो py से और px से, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो ओरिएंटेशन है वो भी क्या है, फिक्स है, और ओरिएंटेशन ये वाली सही है। यानी ओरिएंटेशन के लिए मतलब ये है कि जो ऑर्बिटल का एटम का जो pz एक्सिस से अगर आ रहा है तो दूसरे का भी pz ही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट वन है, ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। यानी कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे न्यूक्लियस के बीच में एटम्स के, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लर्न करने हैं, और आपको क्या करने हैं, ये चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो क्या होता है कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बेसिकली एमओटी इसके ही आसपास घूमती है हमेशा, ठीक है, यही है एक तरीके से, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, कि जिसमें हम न्यू ऑर्बिटल बनाते हैं, ओवरलैप करने के बाद नए 2 बनते हैं, उतने ही बनेंगे जितने कंबाइन हो रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो कंबाइनिंग हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, उसमें जो नीचे वाला होता है एनर्जी में या डी मोर एनर्जी में, यानी कि ज़्यादा स्टेबलाइज है, वो जो नीचे ज़्यादा है वो उसका मतलब क्या है, एनर्जी में जो जितना कम वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो यानी कि जितना ज़्यादा एनर्जी में कम उतना ज़्यादा स्टेबल, वो कौन सा आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और जो एनर्जी में ज़्यादा वो कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा स्टार, पाई स्टार, स्टार लगा रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा बॉन्डिंग है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करें, सिग्मा पाई से। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे बनना है, तो ये हम वहाँ पे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको
कॉन्फ़िगरेशन को आप भरना स्टार्ट करोगे जब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़े से टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देख लेते हैं, शेप्स देख लेते हैं कि किस तरीके से ओवरलैप होता है। अगर 1s के साथ ओवरलैप होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है, तो उसकी शेप क्या होगी, डिस्ट्रक्टिव बनाता है तो क्या होगी, ठीक है। तो 2-3 है वो। वन इंपॉर्टेंट थिंग, शेप तो आपको याद करनी पड़ेगी, एक आइडिया होना चाहिए खुद से, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। जैसे सपोज दैट आप सबसे पहले बनाते हो एक्सियल ओवर, सिग्मा के बनाते हैं, ठीक है, सिग्मा स्टार ओवरलैपिंग जो होती है। आपको पता है सिग्मा किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। एक्सियल का मतलब आपको पता है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग। तो इस केस में जो पहली चीज है, हम क्या लेते हैं, एस और एस को ही लेते हैं, ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए अगेन। तो अगर हम इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएं, यानी कि दोनों, ये आपका इसका न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, कंस्ट्रक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो जो ओवरलैपिंग बनेगी आपकी इसकी, वो क्या होगी, बेसिकली कुछ इस टाइप की होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेंगे, ठीक है, ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। अब इसमें अगर हम डिस्ट्रक्टिव देखते हैं तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन माइनस, आपने यहाँ पे बना दिया 1s है ये सारे, ठीक है। आप इसे क्या करते हो, बेसिकली अगर डिस्ट्रक्टिव बना रहे हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो अप्रोचेज होगी वो क्या होगी, बेस कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ऐसा कुछ। ये जाता है बीच से नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना अगर करेंगे तो 0 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये उस प्लेन को क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। नोडल पॉइंट पे एक प्लेन डाल दो, से क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार। ये आपका कौन सा है, सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग। और ये कौन सा था, बॉन्डिंग, ठीक है। स्टार आ गया तो एंटी बॉन्डिंग ही होगा, ये रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है। नेक्स्ट जो है, हम अगर हम इसे एस में देख लिया, अगर हम पी भी बनाए, अगेन पी एक्स का पी एक्स के साथ ही होगा, यानी कि जो ओरिएंटेशन है उस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ओरिएंटेशन देखें पी एक्स पी वाई का, या पी एक्स का देखते हैं पहले, या पी जेड, कुछ भी एक्सिस ले लो। हम जनरली क्या, हर बुक क्या करती है, जेड एक्सिस को आपका इंटरन्यूक्लियस एक्सिस ऐसे मानती है, क्या जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। तो आप भी वैसे लेके चलो, एक बार एक्सिस फिक्स कर दो तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एक्स पी जेड लेकर चलते हैं, पी जेड लेकर चल रहे हैं हम। पी जेड में अगर आपने एक तरफ कंस्ट्रक्टिव एडिशन किया, यानी कि एक तरफ कंस्ट्रक्टिव वे में ऐड किया, सेम ओरिएंटेशन है प्लस प्लस, तो जो इनका ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैप होंगे, तो यहाँ पे जो अप्रोचेस बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। मुझसे अच्छे होंगे आपके डायग्राम, पर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे करो, बेटर वो है। अगर हम यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस सिंबल, सिंपल सी बात है। इसे ये कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव पी जेड, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टिव वे है, क्योंकि देखो सेम साइड ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन यहाँ पे भी दे सकते हो, सिमिलर साइड से आ रहा है। अगर हम इसी को डिस्ट्रक्टिव वे में करें, डिस्ट्रक्टिव वे का होगा तो किस टाइप का अरेंजमेंट होगा आपका, जैसे आपने करा एक अप्रोच ये, और दूसरे का दूसरा ओरिएंटेशन, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर आप ये ऑर्बिटल को ओवरलैप करते हो तो ऑर्बिटल के ओवरलैप करने पे आपका क्या जनरेट होगा, अगेन ओरिएंटेशन डिफरेंट है, तो ये क्या है आपका एक नोडल प्लेन। तो ये वो वहाँ पे आपने सिग्मा बनाया था, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, सिग्मा स्टार, ठीक है। तो
इस वे में ये पी जेड का है, और एक पाई का भी देख लेते हैं, ये एक्स एक्सिस की ओवरलैपिंग का है। अब हम ऐसे ही वाई एक्सिस की ओवरलैपिंग को भी एक बार देख लेते हैं। वाई एक्सिस की ओवरलैपिंग को कैसे देखते हैं एक बार, पाई ओवरलैपिंग को देखते हैं। ठीक है, पाई ओवरलैपिंग को अगर आप देखो तो इसे आप चाहे अभी यहाँ पे पी एक्स या फिर पी वाई कुछ भी कंसीडर करो। ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए हैं, ये पी ऑर्बिटल का है। ठीक है, अगर आप इसमें ओवरलैप करते हो कंस्ट्रक्टिव वे में तो ओवरलैप करेंगे तो जो शेप होगी ओवरलैप करने के बाद अगेंस्ट साइड वाइज ओवरलैपिंग ऐसी है, तो ये दोनों क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कुछ इस टाइप की बनेगी कि ऊपर वाले प्लेन में क्या होगी, मैक्सिमम दिखेगी। ठीक है, और नीचे की साइड क्या दिखेगी, ऐसे एक नूडल प्लेन जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिग्मा पी एक्स या पाई पी एक्स और पाई पी वाई। पाई का और सिग्मा का मतलब यहाँ वही है, साइड वाइज और हेड ऑन। अगर हम इसे डिस्ट्रक्टिव वे में अरेंज करें, डिस्ट्रक्टिव वे यानी कि एक की ओरिएंटेशन ऐसी है, एक की ओरिएंटेशन ऐसी है, तो कुछ जो शेप होगी वो कुछ अलग टाइप की होगी, वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, कुछ इस टाइप की होगी। तो एक प्लेन यहाँ से जा रहा है, एक प्लेन यहाँ से जाएगा, एक प्लेन यहाँ से और एक प्लेन यहाँ से। तो ये चीज़ें आपको क्या है, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, तो ये था आपका पी एक्स और पी वाई टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। अब हम जो डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम की, अगर हम बात करें, अगर हम देखें, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ आपको ना दिखने में कैसा लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि वही है ना, जो दिखने में इतना हार्ड होता है वो हार्ड नहीं होता उतना, वो सबसे ज़्यादा ईजिया निकलेगा। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर हम डायग्राम देखें तो अगर इस केस में देखें, सबसे नीचे देखो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल एक का है, दूसरी जगह आपका क्या है, सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल रखा है किसका, अदर एटम का, जो कंबाइनिंग एटम है। ठीक है, उनके ओवरलैप करने के बाद दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं, एक का नीचे एनर्जी है और एक की ज़्यादा एनर्जी। जो नीचे एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा से, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर है उसे क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे 2s ओवरलैप करेंगे, तो 2s ओवरलैप करने के बाद आपको क्या दिख रहा है कि 2s ओवरलैप करने के बाद एक एनर्जी में यहाँ पे दिख रहा है, एक एनर्जी में ऊपर दिख रहा है, अगेन सिग्मा सिग्मा स्टार। ठीक है, तो आप ऊपर वाले केस को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, और यहीं से थोड़ा सा चेंजेस होंगे। अगर p के कितने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों पे जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करें तो सेम एनर्जी लेवल पे, तो ये ओवरलैप करने के बाद तीन, अगर एक साइड क्या करा आपने 3 ऑर्बिटल रखे, दूसरे अदर एटम के रखे, ओवरलैप करने के बाद 2 ऑर्बिटल क्या आएंगे, डीजनरेट लेवल पे रहेंगे। डीजनरेट का मतलब होता है एनर्जी सेम होना, डीजनरेट का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो डीजनरेट एनर्जी का मतलब वो सेम एनर्जी लेवल पे है, कौन से आपके पाई, आपका पाई एक्स 2px, ठीक है, और पाई आपका 2py, वो क्या है, उनकी जो एनर्जी है वो सेम रखी है। ठीक है, आपको भी यही लेकर चलनी है। और जो उसके ऊपर सिग्मा 2pz, यानी 3 ऑर्बिटल्स में से 2 सिमिलर एनर्जी के हैं और एक एनर्जी पे ऊपर है। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्यों होता है, तो आप ये चीज़ें जो आती हैं ये आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में और ज़्यादा पढ़ते रहोगे, इनके भी बहुत अच्छे रीजंस हैं। ठीक है, अगेन जो नीचे बने वही उनके एंटी बॉन्डिंग, उनका एनर्जी लेवल भी सेम रहेगा। अगर पाई नीचे है, 2 पाई नीचे हैं, पाई 2px पाई 2py, तो उनके एंटी बॉन्डिंग भी एनर्जी में नीचे होंगे और सिग्मा के ऊपर होंगे। ठीक है, ये चीज़ जो डायग्राम है ये उन मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जो लेस इलेक्ट्रॉन, जिनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 14 तक। जैसे N2 का केस देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N2 में, 14, तो ये यहाँ तक वैलिड है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, O2 की, F2 की, ठीक है, Ne2 की, नियॉन की, तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एनर्जी में अप एंड डाउन होता है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है। तो वहाँ पे सब कुछ सेम रहता है, लेकिन जो ये 2 पाई
के ऑर्बिटल्स हैं 2p और 2py, ये क्या होंगे, ऊपर रहेंगे और सिग्मा वाला नीचे आ जाएगा 2pz, ठीक है, O2 F2 और Ne2 के केस में, ठीक है। यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो दूसरे वाला टेबल शो होगा, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला होगा तो वो पहले वाला टेबल शो होगा, ठीक है, पहले वाला डायग्राम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाँ, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता, बॉन्डिंग में चेंज होता है। एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ किस में होता है, बॉन्डिंग में, वो भी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे 2px है और 2py वाला है, ठीक है। अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भरने के अगेन वही 3 रूल है जो आपने वहाँ पे पढ़े। ऑफ बाउंड रूल, सेकंड कौन सा पढ़ा था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था आपने, वहाँ पे पढ़ा था ये चीज़, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। थर्ड आपने क्या पढ़ा था, हुंड्स रूल। क्या पढ़ा था, हुंड्स रूल। तो आपको पता है ऑफ बाउ रूल में आप क्या पढ़ते हो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो जो उनकी भरने की जो वे होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग वे ऑफ एनर्जी होगा। यानी एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज होगी आप इलेक्ट्रॉन भी वैसे वैसे भरते रहोगे। यानी कि सबसे लोअर एनर्जी वाले पे सबसे पहले, फिर उसके बाद जिसकी हायर होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग वे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यही बात करती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, उनके पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में वो क्या होंगे, 2 होंगे, और दोनों की क्या होंगी, अपोजिट स्पिन होंगी, ठीक है। ये नहीं कि आपने क्या होगा सेम स्पिन का रख दिया, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होंगे एक ऑर्बिटल में, कितने होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो एटॉमिक के केस में होता है, और जो उनकी स्पिन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, दोनों की अपोजिट होगी, एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव, क्लॉक या एंटी क्लॉक जो पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट हुंड्स रूल बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या पढ़ा था कि जो एक आप सबसे पहले एक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, देन पेयरिंग स्टार्ट होगी। सिमिलरली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी यही होता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स को आप भरोगे देन पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने देख लिया है कि एनर्जी लेवल डायग्राम हमने पढ़ लिया है कि किस वे में मॉलिक्यूल को, पहले हमें ये पता चल गया कि सिग्मा पाई कहाँ पे अरेंज होता है, एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये समझ में आ गया कि जो डायग्राम में है कि किसकी एनर्जी कहाँ होगी। अगर डायग्राम बनाते हैं, एक एटम यहाँ रखा है, एक एटम यहाँ पे रखा है, उसका अगर हम स्टार्टिंग से करें 1s एटॉमिक, उसके जो और एटम और एटॉमिक ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करके जो नए न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। एक एनर्जी में कम, देन ऊपर, फिर 1s के बाद कौन सा आएगा, 2s, उसका जितने भी होंगे, जैसे सपोज दैट आप n2 का केस लेते हो तो n2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो क्या होता है 1s2 2s2, ठीक है, 2p3। तो आप उसमें 2p3 आया, अब आप क्या करोगे, 1s के भी ओवरलैप होगी n2 के केस में, दोनों नाइट्रोजन के, सेकंड नाइट्रोजन का 2s होगा, देन 2p, ठीक है। तो उस वे में आप अरेंज करोगे। अब ये डायग्राम आ गया भाई कि इस टाइप से बनाना है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, तो इलेक्ट्रॉन इन 3 रूल से भरेंगे, जो सिंपल सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी वही है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कॉन्फ़िगरेशंस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होती है। जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी, जैसे 1s 2s 2p लिखते हो तो इसमें क्या होता है कि सिग्मा 1s, ठीक है, कई बार बुक्स में ऐसे लिखा रहता है सिग्मा स्टार 1s और ब्रैकेट, कहीं पे ऐसे लिखा आता है ऐसे, तो ये भी सही है। सिग्मा एक बॉन्डिंग में गया, फिर उसके एंटी बॉन्डिंग, ऐसे ही तो पढ़ा था ना आपने डायग्राम में कि पहले एक आपका 1s यहाँ है, इसका 1s यहाँ है, एक आपका एंटी बॉन्डिंग बनता है, एक बॉन्डिंग बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होता है वो ये होता है, जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर देन इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कौन है 2s का अगेन सिग्मा ही था, 2s, देन सिग्मा स्टार 2 करते हैं कंटिन्यूस, देन पाई। अब पाई के केस में अगर आपको याद हो तो एनर्जी सेम थी, तो एनर्जी सेम में क्या होगा 2px इक्वल्स टू पाई 2py, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आपने बॉन्डिंग देन एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि एनर्जी में हम जो डायग्राम में देख रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम भर रहे हैं। पहले हमने यहाँ सिग्मा देखा, देन सिग्मा स्टार, तो आपको फिर 2s 2, फिर उसके बाद आपने पाई, जैसे आप डायग्राम में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखो तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिग्मा 2pz,
देन आप एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट करते हो, सिग्मा 2px इक्वल्स टू सिग्मा स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये अप्रोचेस करते हो। इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इससे इसकी ज़्यादा है, 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 जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वही वे। अगर आप इलेक्ट्रॉन को भरोगे तो आप इस वे में भरोगे, यानी कि पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसमें जैसे आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो आप उसी अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे। ठीक है, तो डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, तभी होगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें ये चीज़ आ गई। अगेन एंटी बॉन्डिंग वाले के अगर O2 F2 के केस की बात करूँ तो वहाँ पे कहाँ केस है, 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है आपका ये 2pz पहले आएगा, ये बात ये सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये थी कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली स्टेबिलिटी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बताती है, डिफाइन कैसे करती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है। जनरली क्या होता है कि सपोज दैट उन्होंने कहा कि जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे आपने लिखा था ना सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, फिर सिग्मा 2s, फिर क्या करा था सिग्मा स्टार 2s। तो ये सारे बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मतलब इस वाले इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उससे रिप्रेजेंट करा Nb से। क्या किससे रिप्रेजेंट करा, Nb, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और Na का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे और आपका सिग्मा Nb से। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंट बाय Nb और Na एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, अब इसमें क्या अप्रोचेज आई, इसमें अप्रोचेज ये आई कि अगर सपोज दैट आपकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो आपकी एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम है, जब आप कैलकुलेट करोगे आपके जो सिग्मा वाले हैं उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है एज कम्पेयर टू स्टार वालों में से, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कंपाउंड जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब क्या है, स्टेबल है। अगर मॉलिक्यूल एंड बॉन्डिंग से ज़्यादा किस में है, एंटी बॉन्डिंग में, तो वो क्या है, अनस्टेबल है भैया। अब बॉन्ड में ना जाकर वो एंटी बॉन्डिंग में है, हाई एनर्जी पर है, तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल। ये चीज़ आपको लर्न करनी है। ठीक है, क्यों है, इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, अभी इस लेवल पर सिर्फ इतना समझना है। देन अगर Nb और Na होगा तो क्या होगा, सोचो जरा। अगेन अनस्टेबल होगा, क्यों, रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन होगा यानी कि जितना बन रहा है उतनी एंटी बॉन्डिंग में, तो यानी कि जो बॉन्डिंग वाली फोर्स जो इलेक्ट्रॉन बन रहे थे, कोशिश कर रहे थे बनाने की, उतनी ना बनने वाली इलेक्ट्रॉन में गए तो क्या एक तरह से अनस्टेबल ही हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है समझने का वो ये है कि जो बॉन्ड ऑर्डर है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, हाफ Nb माइनस Na, यानी बॉन्डिंग में से सब्ट्रैक्ट करा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट जो इसमें आप बता सकते हो मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। मैग्नेटिक कैरेक्टर यानी आपको पता है अगर डायमैग्नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा, और पेयर्ड है तो क्या है, डाया। और डायमैग्नेटिक अगर मैग्नेट की तरफ क्या करती है, रिपल्शन फील करती है, और पैरामैग्नेटिक क्या करते हैं, अट्रैक्शन फील करती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, तो जो उसका फॉर्मूला होता है वो ये होता है N+2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो ये आपके कुछ फॉर्मूले जो आपको क्या है याद रखने हैं, जो आपके कहीं बार पूछे जाते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, और जो N है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक बार हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर एक ट्राई करके दिखाते हैं आपको, वो फिर उसके बाद आप खुद से ट्राई करना। अब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है ये सब चीज़ें भी पता चल जाएंगी इसमें। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो है, बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो आ गया तो सिंपल है, बॉन्ड है ही नहीं, बना ही नहीं है। बॉन्ड ना बनने का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंपल सी। जब एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब बॉन्ड भी जरूर होगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अगर हम एक केस देख लेते हैं, कार्बन का ले लेते हैं, C2 का केस ले लेते हैं। अगेन कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मैं रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि जैसे सिग्मा
अगर आप डायग्राम्स में देखो तो कुछ इस तरीके से है, सिग्मा में है, देन सिग्मा स्टार में है, देन सिग्मा 2s में है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है, एक कार्बन में 6, दूसरे में भी 6, 12 है। तो अब सिग्मा 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s2 कितने हो गए, 4। देन सेम लाइन में चलते रहेंगे, सिग्मा 2s जो डायग्राम में आ रहा है बस उसी वे में लिखना है, सिग्मा स्टार 2s2, ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस केस में देखो कि अगर आप देख सको तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ जो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 5 6 7 8, टोटल कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अभी भी रह गए। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे भर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें तो आपको तो डायग्राम बनाना है, देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आपको डायरेक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखोगे, एमओटी, अगर एमओटी पूछा है तो आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पाई 2px इक्वल पाई 2py, तो दोनों में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं। तो अगर हम ये थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, कार्बन की, C2 मॉलिक्यूल की, ठीक है। अगर हम इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करें तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एंटी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग ये भी बॉन्डिंग में ही है, एंटी बॉन्डिंग का मतलब स्टार, तो कितने हैं गिनो, 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर इनका इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करके अगर आप देखो तो कितना आएगा, 2, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2, ठीक है। अब ये आपका क्या है, यानी कि जो कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो कितने हैं, 2 बॉन्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करता है। और अगर हम इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये कैसा कैरेक्टर है इसका, डायामैग्नेटिक। कैसे, देखो सारे के सारे पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं दिख रहा है, तो क्या है, डायामैग्नेटिक, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ऑर्बिटल में क्या है, जैसे अगर ऑर्बिटल की बात करें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। आपको ये सब लर्न करना है, समझना है, पहले अप्रोचेस बनाओ अपनी, इसमें कमांड अच्छी बनाओ तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि कंबाइन करने के बाद वो कैसे बनते हैं, ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है वो कैसी होनी चाहिए, जो एटॉमिक और जो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उनका एनर्जी क्या होगा, बनने के बाद जो वो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनका नामकरण किया था, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, उनका रिप्रेजेंटेशन भी किया था कि भाई सोसाइटी में उसने कैसे जानेंगे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार आ गया एंटी बॉन्डिंग, स्टार के बिना बॉन्डिंग में, ठीक है। उसके बाद हमने एनर्जी लेवल डायग्राम देखा था। उसके बाद हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी, अगेन कॉन्फ़िगरेशन वही 3 रूल है जो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हमें किसी का बॉन्ड, मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। इसमें क्लास हमेशा याद रखना कि आप क्या करते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ये देखना मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। O2 F2 N2 मैंने बताया कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, कहाँ पे चेंज होती है वो भी बताई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से देखो, मैग्नेटिक कैरेक्टर, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें कहाँ से पता चल रही है, एमओटी से। तो इसीलिए एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके सिलेबस में होमोन्यूक्लियर है, यानी कि इस लेवल पर। जो हेट्रो है वो हम फिर लेटर ऑन वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें थी किसके लिए थी, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है।